स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री का चैप्टर 4 देखेंगे, यानी फ्रॉम एन एलिजी राइटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जिसको लिखा है थॉमस ग्रे ने। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग इसका अबाउट द पोएम देखेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन करके इसका हिंदी एक्सप्रेशन देखेंगे और वीडियो के अंत में मैं इसका सारांश भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अबाउट द पोएम देख लेते हैं, इस पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो इसके पोइट हैं थॉमस ग्रे, वो शाम का समय है, जो पोइट हैं कब्रिस्तान में खड़े हैं और वहाँ पे जो कब्रें बनी हुई हैं उनको देख रहे हैं। किसान अपने घर को लौट रहे हैं शाम के समय अपने खेतों से कार्य करके, तथा जो पशु चरने गए थे वो भी अपने घर को लौट रहे हैं। यहीं से इस कविता का शुरुआत होता है। तो चलिए देखते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका आपको खुद समझ में आ जाएगा। द कर्फ्यू टॉल्स नेल ऑफ द पार्टिंग डे। कर्फ्यू मतलब होता है शाम के समय गिरजाघर में बजने वाली घंटी। टॉल्स मंदगत से बजती है। नेल मतलब होता है मृत्यु का चिन्ह, मृत्यु सूचक चिन्ह, या फिर कह सकते हैं कि अंत का चिन्ह। पार्टिंग डे दिन के समाप्त होने पर, दिन के जुदा होने पर। तो जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि शाम को के समय गिरजाघर की जो घंटी है वो बहुत मंद गति से बज रही है और ये संदेश दे रही है, ये सूचना दे रही है कि दिन समाप्त हो गया, अर्थात शाम हो गई है। द लोइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली। लोइंग मतलब होता है रंभाते हुए, द हर्ड पशुओं का झुंड, विंड चल रही है स्लोली बहुत धीरे धीरे, ओवर द ली, ली मतलब होता है चारागाह, मीडो या फिर ग्रासलैंड कह सकते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि रंभाते हुए पशुओं का झुंड चारागाह के ऊपर बहुत धीरे धीरे चल रहा है। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लाट्स हिज वेरी वे। प्लाउमैन यानी हलवाहा किसान, होमवर्ड घर को लौट रहा है, प्लाट्स अपने पैरों को घसीटते हुए ज़मीन पर, चूँकि वो थक गया है, हिज वेरी वे अपने थके हुए रास्ते पर। यहाँ फिर रास्ता नहीं थका हुआ है, यहाँ पे थका हुआ तो किसान है, चूँकि वो काम करके दिन भर शाम के समय अपने घर को लौट रहा है। एंड लिप्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। एंड लिप्स और इस प्रकार छोड़ देता है द वर्ल्ड संसार को, डार्कनेस अंधकार में, और मुझे, और इस प्रकार मुझे और संसार को अंधकार में छोड़ देता है। कौन? सूर्य। सूर्य के डूब जाने पर अंधेरा हो जाता है और इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि मुझे और इस संसार को अंधकार में छोड़ देता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। शाम का समय है, कवि एक कब्रिस्तान में खड़े हैं, गिरजाघर में मंद गति से बजने वाली घंटी बज रही है और ये संदेश दे रही है कि दिन समाप्त हो गया है, तथा दिन समाप्त हो जाने के बाद रंभाते हुए पशुओं का झुंड चारागाह के ऊपर धीरे धीरे आ रहा है। थका हुआ हलवाहा थकावट के कारण अपने पैरों को जमीन पर घसीटते हुए घर को वापस लौट रहा है और इस प्रकार मुझे और संसार को सूर्य अंधेरे में छोड़ देता है। आगे देखते हैं। बीनीथ दोज रग्ड इल्म्स दैट यू ट्रीज सेड। बीनीथ मतलब होता है नीचे, दोज उन, रग्ड इल्म्स, रग्ड मतलब होता है खुरदुरे भद्दे, इल्म्स एक वृक्ष का नाम है, दैट यूज ट्रीज, यू एक सदाबहार सदा हरा भरा रहने वाला वृक्ष है, सेड छाया। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि खुरदुरे इल्म वृक्षों के नीचे तथा सदा हरे रहने वाले वृक्षों की छाया में, वेयर जहाँ लिप्स उभरा हुआ है, उठा हुआ है, टर्फ, टर्फ मतलब होता है ऐसी भूमि जिस पर घास उग गई हो। इन मेरी मॉडरिंग हीप, मॉडरिंग मतलब होता है टूट फूट कर, हीप मतलब होता है ढेर। तो कवि कह रहे हैं कि खुरदुरे इल्म के वृक्षों के नीचे तथा सदाबहार वृक्षों की छाया में, जहाँ भूमि उभरी हुई है और उस पर छोटे छोटे घास उगे हुए हैं, क्योंकि कवि जो है चर्चयार्ड यानी एक कब्र में कब्रिस्तान में खड़े हुए हैं, वहाँ पे जो कब्रें हैं वो जमीन से थोड़ी उभरी हुई हैं, उस पर छोटे छोटे घास उग गए हैं तथा कई कब्रें जो है एक मॉडरिंग हीप टूट फूट कर ढेर में बदल चुकी हैं। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर इवर लेट द रूट फॉर फादर ऑफ द हेमलेट स्लीप। ईच इन हिज नैरो सेल, ईच मतलब प्रत्येक, इन हिज नैरो सेल, नैरो मतलब होता है संकरी या फिर छोटी भी कह सकते हैं, सेल कब्र में, फॉर इवर लेट सदा के लिए लेटे हुए हैं, यानी अपने उस छोटे कब्रों में, सकरे कब्रों में सदा के लिए लेटे हुए हैं। कौन? द रूट फॉर फादर ऑफ द हेमलेट। द रूट फॉर फादर यानी असभ्य या फिर गंवार लोग, फॉर फादर पूर्वज, ऑफ हेमलेट, हेमलेट मतलब होता है एक छोटा गांव, एक छोटे गांव के यानी हेमलेट के असभ्य या फिर गंवार लोग अपने उस नैरो सेल में यानी सकरी कब्रों में सदा के लिए लेटे हुए हैं, स्लीप यानी सोए हुए हैं। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो कब्रें बनी हुई हैं फॉर फादर्स, जो पूर्वजों की, वो किसके नीचे हैं? खुरदुरे इल्म के वृक्षों के नीचे तथा सदा हरे भरे रहने वाले वृक्षों की छाया में कब्रें बनी हुई हैं, तथा वो ज़मीन से कब्रें जो बनी हुई हैं वो ज़मीन से थोड़ी उभरी हुई हैं और उन पर घास उगे हुए हैं और कई कब्रें तो हीप यानी ढेर में बदल चुकी हैं। और उस प्रत्येक नैरो सेल में, उस अपने छोटे कब्रों में गांव के जो पूर्वज लोग हैं सदा के लिए सोए हुए हैं। द ब्रिजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न।
ब्रीजी काल यानी ताज़ी सुगंधित हवा, इंसेंस ब्रीजिंग मॉर्न, सुबह में चलने वाली, सुबह की चलने वाली ताज़ी सुगंधित हवा उन्हें बुलाती है। द स्वेलो ट्विटरिंग, स्वेलो मतलब होता है गौरैया, ट्विटरिंग चहचहाती हैं। फ्रॉम द स्ट्राबिल्ड शेड, स्ट्राबिल्ड मतलब होता है तिनकों से बने हुए, शेड यानी छप्पर, जो गौरैया है वो अपने घास फूस के तिनकों से बने हुए छप्पर से ट्विटरिंग चहचहा रही है। द कॉक्स श्रिल क्रेशन आर इकोइंग हार्न, द कॉक्स श्रिल क्रेशन और मुर्गे अपने कर्कश तेज आवाज में बोल रहे हैं। आर द इकोइंग हार्न अथवा हार्न मतलब होता है बिगुल, इकोइंग गूंज रहा है अथवा बिगुल गूंज रहा है। नो मोर सेल राउज देम, उन्हें कोई भी नहीं उठा सकेगा। फ्रॉम दियर लोवली बेड, उनके नीचे के बेड यानी बिस्तर से, यानी उनके कब्र से उन्हें कोई नहीं उठा सकेगा। किनकी बात यहाँ कभी किए हैं? यदि सुबह में चलने वाली सुगंधित ताज़ी हवा उन्हें बुलाए, या फिर गौरैया अपने घास फूस के बने हुए छप्पर से चहचहाए, या फिर मुर्गे की कर्कश तेज आवाज़ हो, या फिर बिगुल का गूंजना हो, बिगुल का बजना हो, उन्हें उनके कब्र से, उनके लोवली बेड से कोई नहीं उठा सकेगा। ओके स्टूडेंट, चलिए अब आगे देखते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल। अब यहाँ पे कवि बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लेट नॉट एम्बिशन, महत्वाकांक्षी लोगों की बात कर रहे हैं कि वो उनका मजाक न उड़ाएं। जो गांव के, छोटे गांव के पूर्वज लोग हैं, अपने छोटी सी कब्रों में सोए हुए हैं सदा के लिए, उनकी मजाक न उड़ाएं। यहाँ पे कहा जा रहा है यही बात। चलिए देखते हैं। एम्बिशन मतलब होता है महत्वाकांक्षा, परंतु यहाँ पे एम्बिशन का मतलब है एम्बिशियस पीपुल यानी महत्वाकांक्षी लोग। कवि कह रहे हैं कि जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उनके लाभप्रद टॉयल यानी कठिन परिश्रम का मजाक न उड़ाएं। दियर हुमली जॉय, जिनके घरेलू आनंद तथा डेस्टिनी यानी भाग्य ऑब्सक्योर अनजान थी। नार ग्रेंजर हियर विद ए डिस्टेंट फुल स्माइल द साइट ऑफ सिंपल अनल्स ऑफ द पुअर। कवि कह रहे हैं कि न ही उन्हें अपने शानो शौकत से एक घृणास्पद इस्माइल यानी इस्माइल के साथ सुने, क्या ना सुने। द साइट एंड सिंपल अनल्स ऑफ द पुअर, द साइट यानी छोटा और सिंपल, छोटा और साधारण, अनल्स यानी जीवन वृत्तांत ऑफ द पुअर, गरीबों का। कवि कह रहे हैं कि न ही गरीबों के छोटे और साधारण जीवन वृत्तांत को एक घृणास्पद मुस्कान के साथ सुने। कौन? एम्बिशियस पीपुल यानी महत्वाकांक्षी लोग, रिचेस्ट पीपुल यानी अमीर लोग। कवि कह रहे हैं कि जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उनके लाभप्रद कठिन परिश्रम का मजाक न उड़ाएं। कवि कह रहे हैं कि जो महत्वाकांक्षी लोग हैं वो गरीबों के यूजफुल टॉयल यानी लाभप्रद कठिन परिश्रम का मौक यानी मजाक न उड़ाएं। देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, जिनकी घरेलू खुशियां तथा डेस्टिनी यानी भाग्य ऑब्सक्योर अनजान थी, छिपी हुई थी। नार ग्रेंजर हियर विद ए डिस्टेंट फुल वॉइस द शार्ट एंड सिंपल स्टोरीज ऑफ, और न ही गरीबों के छोटे और साधारण जीवन वृत्तांत को एक घृणास्पद मुस्कान के साथ सुने। फिर कवि कहते हैं द बोस्ट ऑफ हेरेडरी द पंप ऑफ पावर। द बोस्ट, बोस्ट मतलब होता है घमंड, ऑफ हेरेडरी श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने का, हेरेडरी मतलब होता है श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने का। द पंप यानी प्रदर्शन करना, टू डिस्प्ले पावर यानी शक्ति। फिर कवि कह रहे हैं कि ऊंचे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने का घमंड, अपने शक्ति का प्रदर्शन करना। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और वो सारी सुंदरता। एंड ऑल दैट वेल्थ इवर गिव, और वो सारा धन इवर गिव उन्हें प्रायः दिया हुआ है। अवेट्स प्रतीक्षा करती हैं। लाइक उन्हीं की तरह इन्वेटिबल हावर, एक अपरिहार्य घड़ी की। इन्वेटिबल मतलब होता है अपरिहार्य, जिसे कभी टाला न जा सके यानी मृत्यु। द पथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, द पथ ऑफ ग्लोरी जो गौरव का रास्ता है, लीड्स ले जाता है, बट टू ग्रेव लेकिन कहाँ? ग्रेव यानी कब्र में, जो गौरव का रास्ता है वो भी कब्र में ले जाता है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो महत्वाकांक्षी लोग हैं वो ऊंचे कुल में जन्म लेने का घमंड, शक्ति का प्रदर्शन और अपनी वो सारी सुंदरता तथा अपने धन का घमंड करते हैं जो कि उन्हें प्रायः दिया हुआ है बाय गॉड। अवेट ए लाइक इन्वेटिबल हावर, उन्हें भी इंतजार होती है किसकी? इन्वेटिबल हावर, एक अपरिहार्य घड़ी की यानी मृत्यु की। मृत्यु सबका इंतजार करती है, सबका अंत मृत्यु है। द पथ ऑफ ग्लोरी, ये जो ग्लोरी जो गौरव है, जो गौरव का रास्ता है, लाइक बोस्ट ऑफ हेरेडरी, पंप ऑफ पावर, ब्यूटी एंड वेल्थ, ये सब जो गौरव का रास्ता है लीड ले जाता है, बट टू द ग्रेव लेकिन कब्र में, यानी अंत समय में जो इन्वेटिबल हावर्स है, अपरिहार्य घड़ी है यानी मृत्यु, वो अंत समय में सबको ग्रेव में यानी कब्र में ही ले जाता है। तो इस पूरे पाठ में हमने ये देखा कि जो कवि हैं थॉमस ग्रे, वो कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का निश्चित अंत डेथ है, मृत्यु है। जिस प्रकार छोटे गांव के गरीब लोग अपने कब्रों में लेटे हुए हैं जो कि लाभकारी कार्य किए हुए थे, उनके अपने आनंद साधारण होते थे, इसलिए बड़े तथा महत्वाकांक्षी लोगों को उन्हें हीन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वे भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे और उसी मिट्टी में दफना दिए जाएंगे जिसमें छोटे गांव के गरीब लोग दफनाए गए हैं। और थॉमस ग्रे हमें बताते हैं कि समस्त महानता, सुंदरता व धन का अंत
मृत्यु है। तो इस प्रकार हमारा ये पोयम आज समाप्त हुआ, जिसको लिखा था थॉमस ग्रे ने, फ्रॉम एन एलिजी राइटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। एलिजी मतलब शोक गीत होता है, मैंने शुरू में बताया नहीं आपको। तो ये शोक गीत था उनका, थॉमस ग्रे का, जो उन्होंने कंट्री चर्चयार्ड अपने गांव की एक छोटे से कब्र में लिखा था, उसको देखकर लिखा था। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा पोयम समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट है तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।